प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा था, दो स्पष्ट भागों में। एक प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को पढ़ाऊंगा जो अरब सागर में जल गिराती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। क्रम से लिख लीजिए, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा। इन नदियों का विवरण मैं डिटेल में अभी दूंगा, तो इनको क्रम से आप लिख लीजिए। कभी कभी क्रम पूछ देता है परीक्षाओं में कि 3 नदियां दे देगा, बोलेगा कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए, है ना, ऑप्शन में, तो आपको लगाना होता है। तो आइए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को एक एक करके पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले ही लिख लीजिए, जहां से एग्जाम में सवाल बार बार आते हैं, है ना। कुछ कॉमन तथ्य होते हैं। तो नंबर 1 लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। जो अरब सागर है, अरब सागर का ये गुजरात के दक्षिण में जो सकरा भाग है, गुजरात के दक्षिण में जो सकरा भाग है उसे हम खंभात की खाड़ी कहते हैं। पता ही आपको, पहले वीडियो में सारा पढ़ चुके हैं आप। तो प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इनका नाम लिख लीजिए, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये चारों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रन में, अर्थात रन मतलब दलदल होता है, दलदल, अर्थात कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। अगला पॉइंट, नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, और तापी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। नर्मदा भ्रंश उत्तर में और तापी भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत, नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है। तो वही आप लिखिए इसको कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटियों में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं और खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं, क्योंकि नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है। इन भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी इत्यादि नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, जबकि ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के मध्य से निकल रही हैं लेकिन गिर रही हैं पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि ये अपने भ्रंश घाटियों में प्रवाहित हो रही हैं और भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की तरफ है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट से बहुत सी छोटी छोटी नदियां निकलकर, पश्चिमी घाट से बहुत सी नदियां निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही छोटी हैं और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल चूंकि कगार नुमा खड़ा है
पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल चूंकि कगार नुमा खड़ा है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं बहुत ही तीव्र ढलानों से बहती हैं। तीव्र ढलानों से बहने के कारण ये नदियां बहुत ही प्रपाती हैं, अर्थात झरनों या प्रपातों का निर्माण करती हैं, जलप्रपातों का। ओके, यानी पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो कगार के सहारे बहती हैं, बहुत तीव्र ढाल के सहारे, इसके चलते ये प्रपाती हैं, अर्थात बहुत सारे यहाँ झरनों का निर्माण होता है, प्रपातों जल प्रपातों का निर्माण हो जाता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये हो गए कुछ कॉमन फैक्ट्स जो आपने अभी लिखे। अब आप पहला हेडिंग डालिए, लूनी नदी। सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली से निकलती है और सांभर झील से गुजरती है। ये लाल कलर का जो स्पॉट है ये सांभर झील है, राजस्थान में है ना। तो लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है, सांभर झील से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ के दलदल में, गुजरात के कच्छ के दलदल में अर्थात कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रन में अर्थात दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंचती? लूनी नदी। ठीक है, गुजरात का ये वाला इलाका कहलाता है सौराष्ट्र। ओके, ये वाला इलाका जहाँ गिर पहाड़ी है, और ये वाला इलाका कहलाता है कच्छ। कच्छ वाला क्षेत्र है, कभी कभी सूखा रहता है, कभी कभी दलदल हो जाता है। जब समुद्र में ज्वार उठता है ना, ज्वार 24 घंटे में 2 बार उठता है समुद्र में ज्वार, तो ज्वार के समय यहाँ पे जल आ जाता है। जब ज्वार हटता है तो यहाँ से जल चला जाता है, जिसके चलते कच्छ का पूरा इलाका दलदली है। दलदली होने के चलते यहाँ पर रहने लायक परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो कच्छ जो लूनी नदी है कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग डालिए, साबरमती नदी। देखिए, ये गुजरात के 2 शहर हैं, एक है राजधानी गांधीनगर और दूसरा है गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना, उनसे होकर एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसका नाम है साबरमती नदी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए साबरमती नदी में। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है। बह तो रही है ज्यादातर गुजरात में, देखिए, लेकिन निकलती है गुजरात से नहीं बल्कि राजस्थान से निकलती है। ध्यान देने की बात है कि साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात की, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला हेडिंग, तीसरी नदी है माही नदी। माही नदी के विषय में लिखिए। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, ऊपर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुजरात यहाँ तक चलाया है, यहाँ नीचे तक चलाया है ना। ये पूरा जो इलाका है ये आ जाता है आपका गुजरात, ये पूरा है गुजरात। तो माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट पॉइंट, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जहां पे 1 बार काट रही है फिर 2 बार काट रही है। ये जो पूरा इलाका है ये राजस्थान का है, ये पूरा इलाका राजस्थान का है। राजस्थान में ये 2 बार काटती है। तो वही मैंने बोला अगला पॉइंट है, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, नर्मदा नदी। नर्मदा के विषय में सबसे पहला फैक्ट लिखने लायक जो है, अरब सागर में
जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी गोदावरी, नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा, ये गोदावरी और ये कृष्णा, नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहला फैक्ट क्या था कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। स्पष्ट हो गया? ठीक है। इसके बाद आप लिखिए नर्मदा नदी मैकाल, ये देखिए यहां तक है राजपीपला, ये सतपुड़ा पहाड़ी है ना, यहां तक है महादेव, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियां हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो नर्मदा के विषय में तीसरा फैक्ट आप लिखेंगे, नर्मदा नदी मैकाल पर पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भड़ौच के पास, भरूच या भड़ौच, और भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर और गुजरात का भड़ौच, ठीक, नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। जबलपुर और भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र जो है यहां तक चलाता है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका यहां तक चलाता है, ये काले रंग की रेखा दिख रहे हैं, तो उत्तर में यहां तक चलाता है महाराष्ट्र। ये तो हो गई गुजरात वाली रेखा है ना, ये हो गई आपकी गुजरात वाली रेखा, और ये हो गई महाराष्ट्र वाली रेखा। देखिए साफ साफ है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। साफ साफ दिख रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, नर्मदा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के चट्टानों में, नर्मदा नदी जबलपुर में नहीं, जबलपुर के पास, नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट एक स्थल है, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में है। नर्मदा नदी जबलपुर के समीप भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात मतलब झरना। जब ये धरातल है और ये ऊंचे उठे हुए पठार है, ओके, कोई नदी इस पे जब बहती हुई आ रही है और यहाँ से ऐसे गिरती है ना, उसका जल जब यहाँ पे ऐसे गिरता है नीचे धरातल तक, हालांकि यहाँ पे धरातल समतल नहीं रह जाता, धरातल और गड्ढा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नदी लगातार गिरते गिरते इसे यहाँ पे गड्ढा कर देती है, तो नीचे क्या बन जाता है? तालाब। नीचे तालाब बन जाएगा, है ना। जहां भी झरना गिरता है, झरने के नीचे तालाब पाए जाते हैं, झील नुमा, तालाब नुमा। क्यों? क्योंकि नदी जब गिरती है तो यहाँ पे गड्ढा बना देती है, अपने लिए गड्ढा बना देती है, तो उसमें लोग अक्सर झरने के बगल में तैरते हुए नजर आते हैं। आप भी ऐसी जगहों पे गए होंगे, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, तमाम ऐसे जगह हैं, सोनभद्र में, छोटे छोटे आसपास के इलाकों में आप देखे होंगे कि वहाँ पे जहाँ पे झरना गिरता है लोग नहाते हैं, नीचे तालाब होता है। ये तालाब कौन बनाया है? नदी बना देती है, गिर गिर की गड्ढा बना देती है ना। तो ये इसे हम कहते हैं जलप्रपात। जो यहाँ से ये किनारे वाला पॉइंट, यहाँ पे धरातल खत्म हो जाता है तो नदी ऊंचाई से गिरती हुई, तो ये स्थल का नाम है भेड़ा घाट। ये जो चट्टान है ना, ये पूरा चट्टान ये सफेद रंग का है। क्यों? क्योंकि ये चट्टान संगमरमर की बनी हुई है। तो सोचिए
एक तो संगमरमर की चट्टान चारों तरफ, दूसरे नदी जब गिरती है झरना बनाकर तो उसका रंग एकदम दुधिया हो जाता है, दुधिया व्हाइट। एक तो संगमरमर की चट्टान, ऊपर से नदी का झरना, बहुत ही खूबसूरत नजारा हो जाता है वहां पे। तो जबलपुर, नर्मदा नदी जबलपुर के समीप भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा या कपिल धारा जलप्रपात इसे कहते हैं। ठीक है, ये स्थल कौन सा है, भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टान है ना, कल्पना करिए। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा नदी खत्म। नेक्स्ट डालिए तापी नदी, है ना। तापी नदी जो है निकलती है महादेव पहाड़ी से। तापी नदी, ये देखिए यहाँ पे राजपीपला है, महादेव, महादेव पहाड़ी पर यहाँ पर एक पठार है, महादेव पहाड़ी से लगा हुआ, उसके दक्षिण में यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है ना। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं बैतूल का पठार। मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, बैतूल का पठार मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, महादेव पहाड़ी के पास है। तो तापी नदी में पहला पॉइंट लिखिए, तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, सूरत के समीप। नेक्स्ट पॉइंट, सूरत गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी नदी के मुहाने पर है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी नदी के मुहाने पर है, जबकि लिख लीजिए, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ओके, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पूछता है कि सूरत किस नदी के मुहाने पर है, ऑप्शन दे दिया है ना, ऑप्शन दे दिया नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, कंफ्यूज कि नर्मदा था कि तापी था, हो जाता है। तो इसे बार बार पढ़ लीजिए कि सूरत तापी नदी के मुहाने पर है और भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जहां नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, वहीं तापी नदी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों के बीचों बीच स्थित एक ब्लॉक पर्वत है ना, ये भी जोड़ दीजिए। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों के बीचों बीच विस्तृत एक ब्लॉक पर्वत है या भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर में मुहाना बनाने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी के बाद तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी की भांति तापी नदी भी 3 राज्यों से बहती है। नर्मदा की भांति, तुलना करते हुए, चलिए तुलना करते हुए लिखेंगे, अच्छा रहेगा, याद हो जाता है। नर्मदा की भांति तापी नदी भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। उन्हीं 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक है, गुजरात में उकाई, गुजरात में 2 जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ही फेमस हैं, उकाई और काकरापार। हालांकि काकरापार में परमाणु रिएक्टर भी है, लेकिन काकरापार में जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। जल विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, एक चैप्टर आएगा भूगोल में, ऊर्जा परिदृश्य,
उसमें हम बताएंगे कि भारत में ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, उसका स्रोत क्या है, उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कितने तरह का होता है, ताप विद्युत कैसे उत्पादित किया जाता है, जल विद्युत कैसे, जल संयंत्र स्थापित कैसे किए जाते हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। फिर आप यहाँ पे इतना जानिए कि गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं तापी नदी पर ही स्थित हैं। गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजनाएं तापी नदी पर ही स्थित हैं। अगला हेडिंग डालिए, आपका अगला हेडिंग होगा सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मूल हेडिंग तो वही है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। लेकिन मूल हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग डाल दीजिए कि सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, इसमें सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही छोटी छोटी हैं। दूसरे, ये बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, इनका वेग बहुत ही तीव्र है, अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही छोटी हैं और साथ ही बहुत ही तीव्रगामी हैं, छोटी हैं और तीव्रगामी हैं। ठीक है, क्यों? उसी में आगे जोड़िए, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी ढाल कगारनुमा नहीं है, ये धीरे धीरे इसका ढाल नीचे आता है, लेकिन पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो बिल्कुल कगारनुमा है, जिस कारण, लिखते जाइए, जिस कारण पश्चिमी घाट से पश्चिमी तट की तरफ निकलने वाली नदियां बहुत ही तीव्र ढाल से होकर प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही तीव्रगामी हैं। क्यों? क्योंकि खड़े ढाल पर प्रवाहित होती हैं, खड़े ढाल पर बिल्कुल प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलकर, नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट से निकलकर या सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के जल के दो स्रोत हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली या जल गिराने वाली नदियों के जल के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला, जून से लेकर सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है, खूब वर्षा करता है। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी वो मानसून जो इधर से आता है ना, अरब सागर से होकर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से लेकर सितंबर तक पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है। तो पश्चिमी घाट से टकराकर जब खूब वर्षा हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनमें जल की कमी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। दूसरा कारण मैंने बताया कि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के जल के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है। दूसरा स्रोत क्या है भाई? बरसात तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में 3 ही महीने होती है, 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर। बाकी का महीना शुष्क होता है, ड्राई मंथ्स। तो जो सूखे महीने हैं उनमें इन नदियों को जल कैसे मिलता है? तो देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। आप जब पठारी क्षेत्रों में कभी घूमने जाएंगे, पठारी क्षेत्र मिर्जापुर से स्टार्ट हो जाता है। इलाहाबाद के दक्षिण में यहाँ पर मिर्जापुर है, मिर्जापुर से पठारी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तो आप मिर्जापुर में भी जाएंगे कभी घूमने तो आप देखेंगे कि पठारी क्षेत्र में चट्टानों के बीचों बीच गहरी गहरी दरारें पाई जाती हैं, है ना। पठारी क्षेत्रों में चट्टानों के बीचों में खूब गहरी गहरी मोटी मोटी दरारें पाई जाती हैं। जब बरसात होता है तो पठारी क्षेत्रों में
उन दरारों में जल भर जाता है। ओके, पठारी क्षेत्रों में, भाई पठारी क्षेत्र बहुत ही विशाल है। सोचिए, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरा इतने सारे राज्य इसमें समा गए हैं। ये व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, बहुत से दसों राज्यों में फैला हुआ है। इतने विशाल क्षेत्र में जब दरारों में जल भरा रहेगा, है ना, तो वर्षा का जल दरारों में भर जाता है। और शुष्क क्षेत्र में जब मौसम सूखा हो जाता है तो इन नदियों में इन्हीं दरारों का जल रिसता रहता है। जो प्रायद्वीपीय पठार पर जो दरारें हैं उनका जल रिसता रहता है यही, और रिस कर पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर वही जल बहता रहता है। घाटियां नदियों ने पहले ही बना दी हैं, नदियों ने क्या किया, घाटियां बना दी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जल रिसेगा कहाँ बहेगा, गहरे क्षेत्रों में बहेगा। घाटी मतलब गहरे क्षेत्र। तो जो जल रिसता है पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है तो गहरे क्षेत्रों में चला जाता है, यानी उन्हीं नदियों की घाटियां, यानी नदियों में जल लगभग लगभग बना रहता है। या तो बरसात हो जाती है या फिर दरारों का जल मिलता रहता है ना। तो लिख लिया यहाँ पे, पहला स्रोत क्या है, सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराकर वर्षा करता है पश्चिमी घाट से। दूसरा कारण, प्रायद्वीपीय पठार के दरारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है। यही कारण है कि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियों में जल की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, अब आप लिखिए, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां इस प्रकार हैं। पहला, गुजरात में, इनका नाम जान लीजिए। गुजरात में है शतरंजी और मादर, शतरंजी नदी और मादर नदी। है ना, गुजरात में दो नदियां हैं, शतरंजी और मादर। यहाँ पे क्योंकि पश्चिमी घाट पूरा उत्तर तक चला है यहाँ तक, और यहाँ गिर की पहाड़ियों के रूप में भी एक तरह से कुछ पहाड़ियां हैं। तो गुजरात में जो छोटी नदियां निकलती हैं इन चट्टानों से, उन्हें कहते हैं शतरंजी और मादर। दूसरा है गोवा में। महाराष्ट्र में कोई उल्लेखनीय नदी ऐसी नहीं है जो कि पश्चिमी तट पर बहती है ना। उसके बाद गोवा में आ जाते हैं। गोवा में मांडवी और जुआरी। गोवा में मांडवी और जुआरी दो नदियां हैं। ये हमने गोवा बनाया, गोवा की राजधानी पणजी है ना। गोवा की राजधानी पणजी, पणजी के उत्तर में मांडवी प्रवाहित हो रही है और दक्षिण में जुआरी नदी। तो अगला पॉइंट ये लिखना है कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के मुहाने पर है या तट पर है। ये हो गया। उसके बाद अगला आप देखिए, कर्नाटक में। कर्नाटक में शरावती, कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावती नदी। कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावती नदी। ठीक है, इसके बाद आप अगला लिखिए, केरला में। केरला में है भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी और पेरियार नदी। एक नदी और है, उसका नाम है पांबा नदी। भरतपुझा, पेरियार और पांबा नदी, ये है केरला में। यही भी लिख लीजिए, केरला के अंतर्गत ही। अगला पॉइंट लिखिए केरला में कि भरतपुझा केरला की सबसे लंबी नदी है। भरतपुझा केरला की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरियार केरला की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, पूछता है, ये पूछा जा चुका है, केरला की सबसे लंबी नदी कौन है। नाम सुनने में सबसे ज्यादा फेमस पेरियार है, तो आमतौर पे लोग पेरियार चुन लेते हैं, इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। सबसे लंबी नदी केरला की भरतपुझा है। ठीक है,
अब इन नदियों के विषय में कुछ खास बातें हैं। इन नदियों के विषय में जो कि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं, कुछ खास बातें लिखिए नीचे पैरा चेंज करके। चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कगार के सहारे प्रवाहित होती हैं, कगार के तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती है ना। पश्चिमी घाट के कगार के सहारे तीव्र ढाल पर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां बहुत ही प्रपाती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिमी घाट के कगार के सहारे प्रवाहित होती हैं, अर्थात तीव्र ढाल से होकर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां अत्यधिक प्रपाती हैं, अर्थात ये नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, अर्थात झरनों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर, यहाँ पर ये शरावती नदी है कर्नाटक का। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, इसे गरसोपा, जोग जलप्रपात को गरसोपा या महात्मा गांधी, गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तीन नाम है, जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि कगार के सहारे नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ पर नदियां प्रपाती हैं, अर्थात झरनों का निर्माण करती हैं, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। ठीक है, आप में इतना स्किल तो होगा ही। ठीक है, अधिकतर लोग तेज करा रहे हैं, कमेंट से पता चलता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नए हैं। कोई भी मंद नहीं होता है और कोई भी तेज नहीं होता है, सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। किसी ने तैयारी हाल ही में प्रारंभ की है, कोई बहुत दिनों से पढ़ रहा है ना, तो उसके चलते लोगों में अंतर आ जाता है। कोई बात को तुरंत पकड़ लेता है, कोई थोड़ा सा देर से पकड़ता है, बिकॉज उसने अभी हाल ही में स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जो लिखवाता हूँ, सारे जो बोलता हूँ, उसे सुनकर लिखने की निपुणता आप में है या नहीं है? क्या मैं गलत ढंग से बोलता हूँ? क्या मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप उसे लिखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं? तो मैं और सरल रूप में बोलूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखने में सक्षम है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया कि अधिकतर नदियां यहाँ की जलप्रपाती हैं। तो आपने भी लिखा कि उदाहरण के लिए शरावती, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, जोग जलप्रपात की ऊंचाई 271 मीटर है। नोट लिखिए, उसी के नीचे नोट लिख दीजिए ऐसे। नोट में कुछ खास बात है। एक सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जोग जलप्रपात, कुछ कहते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल, हम दोनों का नाम यहाँ पे लिख दें। जोग और दूसरा है कुंचिकल। हम जलप्रपात टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। जलप्रपात का एक अलग अध्याय होगा। यहाँ तो शरावती नदी पर है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही ऊंचे हैं। अंतर कैसे है? दोनों अलग अलग मायनों में ऊंचे हैं। देखिए मैंने बताया ना कि ये है चट्टानी क्षेत्र, है ना, यहाँ पर अचानक ढाल आ गया और ये है धरातल नीचे का, यहाँ पे झरना गिरता है, नदी बहती हुई आती है और यहाँ पे जल गिराती है ना, नदी बहती हुई आती है और यहाँ पे अपना जल गिरा देती है ना, इसमें जल भरा जाता है। ठीक है, ये तालाब बन जाता है नीचे। तो ये जो नदी ऊपर से नीचे तक गिर रही है, इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, है ना। इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। ये है प्रपात की ऊंचाई। देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये प्रपात की ऊंचाई है, प्रपात की, है ना। ये भूभाग की ऊंचाई नहीं बता रहा हूं, समझिए। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार है,
हिमालय क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से भी ऊंचा है। हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के पठार से भी ऊंचा है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ऊंचाई 800 मीटर है औसत ऊंचाई। तो ये पहले तो आश्चर्य वाली बात है कि सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कैसे हो सकता है। ये तो हिमालय पर होना चाहिए क्योंकि हिमालय ज्यादा ऊंचा है। दो बातें हैं, एक तो हो गया जलप्रपात की ऊंचाई, है ना, और दूसरा हो गया भूभाग की ऊंचाई। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। एक हो गया जलप्रपात की ऊंचाई और दूसरा हो गया भूभाग की ऊंचाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एक मिनट, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना, यानी इसकी जो धार यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना जोग है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना जोग जलप्रपात है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रपात, लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल है। ये सीधा नहीं गिरता है। मान लेते हैं कि यहां से गिरा, ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ा, यहां से फिर गिरा, है ना, फिर खत्म हो गया, फिर यहां से फिर गिरा, फिर खत्म हो गया, यानी 3 अलग अलग जगहों पे गिरा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये देखिए कुंचिकल सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। शब्दों के अर्थ को समझिए। कुंचिकल जलप्रपात गिरते हुए यहां तक आ रहा है और यहां से गिरना स्टार्ट किया। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, यानी बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका जो जलधार है, जलप्रपात की ऊंचाई कम है, इतना ही है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, है ना। जबकि जोग देखिए भले ही बहुत ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन जलप्रपात काफी ऊंचा है। जो बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उसका जो जलप्रपात है, जो जलधार है, उसकी लंबाई इसकी अपेक्षा अधिक है। यानी कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस अर्थ को समझ लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है तो जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल, या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है कि भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो देखिए सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जोग है। समझ गए? इसको आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट ये है कि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां चूंकि अत्यधिक प्रपाती हैं, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां चूंकि अत्यधिक प्रपाती हैं, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक है। जल विद्युत उत्पादन की संभावना वही अधिक होती है जहां नदी का जल ऊंचाई से गिरता हो झरने के रूप में। जब नदी का जल ऊंचाई से झरने के रूप में गिरता है तो वो एक फोर्स लगाता है। आप कहीं ऊंचाई से झरना गिर रहा हो, उसके नीचे खड़े हो जाइए, बचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो जल गिर रहा है इतने फोर्स के साथ गिर रहा है कि मानव शरीर उसके आगे कुछ नहीं है ना। वो तो चट्टानों को भी भेद देता है, तो मानव शरीर तो उसके आगे बहुत ही नाजुक और मुलायम है। तो ऊपर से गिरता हुआ जो जल होता है उसमें ताकत होती है, फोर्स होता है। उस फोर्स के सहारे हम यहाँ पर जो जल एक बिजली पैदा करने वाली जो मशीन होती है, टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टरबाइन। तो टरबाइन यहाँ लगा देते हैं, उसमें पंखे होते हैं, है ना। ये जल जब गिरता है तो पंखों को घुमाता है। जल जब ऊंचाई से गिरता है तो पंखों को घुमाता है, और जब पंखे घूमेंगे तो अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये एक मशीन है, अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो जितना ही तेजी से और देर तक घूमेगा अंदर बिजली पैदा होगी। वास्तव में टरबाइन की इस पंखे को घुमाने के लिए ही जल का प्रयोग किया जाता है। ताप विद्युत में कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाकर ताकत पैदा की जाती है और इस टरबाइन को घुमाया जाता है। समझ रहे हैं? यानी
जल विद्युत में जल के द्वारा घुमाया जाता है टरबाइन को, ताप विद्युत में कोयला जलाकर घुमाया जाता है ना। अब पेट्रोल जलाकर भी बिजली बना सकते हैं, लेकिन किस काम का? पेट्रोल इतना महंगा है, उससे बिजली बनाएंगे तो उसका बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जबकि पानी का कोई पैसा नहीं लगता, पानी मुफ्त में पहाड़ों पर बहता है, ऊंचाई से गिरता है, बढ़िया मौका मिला, चलो ऊंचाई से गिर रहा है, नीचे टरबाइन लगा दो, पंखे घूमते रहेंगे और हमको हमारा पंखा कमरे में चलता रहेगा, है ना, समझ गया। तो चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही प्रपाती हैं, इसलिए ये यहाँ की नदियां जल विद्युत उत्पादन के अनुकूल है। यही कारण है कि पश्चिमी तट के क्षेत्रों में अनेक जल विद्युत संयंत्रों का विकास हुआ है, अनेक जल विद्युत संयंत्र, अनेक वाटर पावर प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ये हो गया लास्ट पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां खत्म, हिमालय से निकलने वाली नदियां पहले हो गई, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां खत्म, चाहे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, चाहे अरब सागर में। इसके अलावा भी नदियों से कुछ अलग तरह के सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिरूप, नदियों के प्रतिरूप से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा छोटे विसरे जो तथ्य हैं नदियों से वो, और नदियों के प्रतिरूप से जो बातें पूछी जाती हैं वो अगले वीडियो में होगा। छोटा सा वीडियो होगा, वो मुश्किल से 7 या 8 मिनट का होगा। उसके बाद हम नदी क्रॉस कर जाएंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा? नहीं, मानसून नहीं, अगला चैप्टर होगा, मुझे पता है आपको मानसून का इंतजार है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर क्लाइमेट। क्लाइमेट एक दो तीन वीडियो बाद आएगा। नदियों के बाद अगला चैप्टर होगा जलप्रपात, जलप्रपात और झरना, झील, लेक्स। जलप्रपात और लेक्स संभव है एक ही वीडियो में बना दूं, और उसके बाद तब शुरू होगा आपका मानसून, क्लाइमेट। तो आज ये खत्म हुआ नदियां, ठीक है। जुड़े रहिए, अपने कमेंट से आप हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, वो हमेशा करते रहिए। मैं पढ़ता हूँ, आजकल मुझे समय काफ़ी कम मिल रहा है, इसके चलते मैं रिप्लाई कम कर पा रहा हूँ लोगों का, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए। नमस्कार।